तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कर लिया था, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया था। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में मैंने आपको 5 चीजें कराई थी: नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन और वेवर। ये 5 चीजें मैंने आपको कराई थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम के 2 एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए, पढ़ना बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। एक तो वीडियो ऑन करो अपने अपने, और दूसरा दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट करो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। Okay, sir. Discharge by lapse of time. When a contract is to be performed within the stipulated time period and party does not perform it within that time, the contract is discharged by lapse of time fixed for its performance. टाइम The पीरियड के limited अंदर अंदर परफॉर्म करना है और नहीं किया तो सर कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि देवांश को बिग फोर ईएनवाई ने बोला है कि हम आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और आपको 15 तारीख की सवेरे बैंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट करना है। यदि नहीं किया तो फिर ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये नहीं पहुंचा 15 तारीख को बैंगलोर ऑफिस में, तो कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम जो पीरियड बताया था उसके अंदर नहीं किया, काम खत्म। सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज लैप्स ऑफ टाइम, एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वाई को कुछ परफॉर्म करना था, वाई ने नहीं किया, तो एक्स को मान लो डेट लिया था वाई ने, तो एक्स को 3 साल के अंदर अंदर इसके ऊपर केस ठोकना था। जब 3 साल के अंदर अंदर केस ठोकना था और इसने नहीं ठोका, तो सर अब वो टाइम बाद डेट हो गया और उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब नाउ द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो ये और 2 तरीके हैं। सेकंड पैराग्राफ पढ़ ली। The Limitation Act has prescribed the period of limitation for various contracts. After the expiry of limitation period, the contractual rights cannot be enforced and contract comes to an end due to the lapse of limitation period. ठीक है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि भैया लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर या तो केस कर दो या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। एग्जांपल वही है जो मैंने देवांश वाला आपको पढ़ाया था। आइए नेक्स्ट करते हैं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंसल बोल क्या हुआ। सर अगर देवांश वाला एग्जाम्पल में वो फाइल कर सकता है सूट अग्रीमेंट लिमिटिंग टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर वो कंपनी ने बोला कि आज ही बोला कि अगर तेरे को चाहिए तो आज ही आ रात को, हाँ, तो फिर वो वैसे वे में तो वो फाइल कर चाहिए तो सकता है आज सूट। या रात को, चाहिए तो यानी कि अभी तक ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, मैं तो अलग बात कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया एंड ये देवांश के बीच में और ईएनवाई के बीच में, जहां पर उसने इसे नौकरी दे दी, बोला कि मेरे बैंगलोर ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना रहेगा, आपकी सिटिंग वहां रहेगी, और यदि आप वहां तक नहीं आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म माना जाएगा। ठीक है, चाहिए तो वाली स्टैंडर्ड से तो हम आगे निकल चुके हैं, बात से आगे निकल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं। बात समझा। ठीक है सर, बस फिर भी वो फाइल कर सकता है सूट अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी, वो अगर वो टाइम ऑप्टिमल नहीं है। देवांश जो है, तू क्या कह रहा है कि ईएनवाई पे सूट फाइल कर सकता है, किस चीज को लेके। अच्छा, ईएनवाई बोल रहा है यदि ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आज रात तक आ जाओ। ठीक है, तो ये तो इस पर डिपेंड करता है सूट कब फाइल होगा। एंसिल, जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर देवांश ईएनवाई पे या ईएनवाई देवांश पे सूट फाइल कर सकते हैं क्या। पहले कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों पार्टीज का हाँ बोलना जरूरी है, दोनों ने हाँ बोला होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। नहीं तो देवांश सिंपली हो सकता है सर ये फिजिबल टाइम नहीं है वहां पर रिपोर्टिंग करने का, इतने कम टाइम में तो मैं वैसे भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। बात समझा। यस सर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो पूरा करना है, बन नहीं बना तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बन गया तो फिर पूरा करना, और आपने पूरा नहीं किया, 15 तारीख तक आप वहां पर नहीं पहुंचे, तो फिर इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम पीरियड के अंदर अंदर परफॉर्म करना था। ठीक है, चलिए एक तो वीडियो ऑन कर लो भाई, एंसिल, श्रेया बियानी, दक्ष, ये जो भी लोग ऑफ करके बैठे हैं ना, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कई बार कानून बोलता है कि
एक्स और वाई के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कानून के कारण खत्म हो जाता है, कानून के कारण खत्म हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन दीज 5 सर्कमस्टेंसेस। पहला पढ़ भाई, डेथ ऑफ प्रोमिसर, पढ़ना। Death of promiser. Description: contracts involving personal skills or expertise of promiser terminates on his death. Example: a promise to perform his dance in B's theater. A dies, the contract comes to an end. ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और प्रोमिसर की यानी कि पेंटिंग बनाने की, डांसिंग करने वाले की, सिंगिंग करने वाले की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून बोलता है खत्म करो, कहीं यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता तो उस जगह पे जरूर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते थे, पर यदि कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स बाय डेथ ऑफ द प्रोमिसर, जिसने भी प्रॉमिस किया है पेंटिंग पेंट या सिंगिंग डांसिंग करने का, उसकी डेथ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सेकंड है इंसॉल्वेंसी, पढ़ भाई। Description: when a promisor is declared insolvent, he is discharged from all his liabilities incurred prior to his adjudication. Example: A contracts to sell 100 bags of sugar to B. Due to heavy loss by major fire, which leaves nothing to sell, A applies for insolvency and is adjudged as insolvent. Contract is discharged. ठीक है, देखो मान लो कि हमारे मिदुष ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, एक मिस्टर एक्स के साथ में, एक वाई के साथ में, एक जेड के साथ में, एक ए के साथ में। सर लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि अब ये अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराना चाहता है। खुद के बोलने से काम नहीं चलेगा कि आज से मैं इंसॉल्वेंट, अब से मुझे कोई परेशान नहीं करेगा पैसे के लिए, ऐसा नहीं होता है। इसको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर ही इज इंसॉल्वेंट और नॉट। उसको बोलते हैं एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। एडजस्ट का मतलब कोर्ट जजमेंट देगा। ठीक है सर, एक बार एक आदमी यदि इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर लिया जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाती है। अब वो बिल्कुल नए तरीके से लाइफ चालू करता है। ठीक है, वो अलग बात है कि भारत में यदि किसी बंदे ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा है तो उसमें हमेशा धब्बा लगा रह जाता है। बाहर विदेशों में ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। ठीक है, वो वापस नई तरीके से लाइफ चालू करते हैं, इंडिया में भी बाहर भी। ओके, तो सर यदि एक आदमी ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा लिया है तो वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाता है, कोई उसका लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर एक बंदे ने दूसरे बंदे को सप्लाई करने की बात की थी शक्कर इतनी इतनी मतलब, बट वो उसके उसमें फायर लग गया तो उसने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा लिया। इंसॉल्वेंट घोषित करा लिया तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो वाई के साथ में बना है वो खत्म। ठीक है सर। सर तो यदि किसी बंदे ने खुद को इंसॉल्वेंट कोर्ट से एडजस्ट करा लिया है तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये बात अपन ने पढ़ी हुई है। ठीक है जी, समझ में आ गया ना सुहान गोयल? एग्जाम 15 तारीख को होगा और तू 20 तारीख को पहुंचेगा एग्जाम देने, तो कोई रोकेगा तेरे लिए? नहीं सर, मैंने सुना है तू आजकल यूट्यूब यूट्यूब से बड़ा पढ़ने लग गया है। कौन सा चैनल लॉ में फॉलो करता है तू बता? अरे नहीं सर, बस वो ट्वेल्थ का वो जो सुबह क्लास नहीं आ पा रहा था तो बस वो ट्वेल्थ का एक चैप्टर किया था बस। नहीं, कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिलेगा तो मुझे भी बताना, मैं भी पढ़ लूंगा स्टूडेंट बन के, मुझे कतई शर्म। नहीं। ठीक है, नहीं। चलो आ जाओ। अब क्या हो गया दक्ष अग्रवाल? क्या यस नो खेल रहा है तू? अरे नहीं सर, वो थोड़ा दिक्कत है इस लैपटॉप में। अच्छा, अपने आप यस और नो लिख के भेज देता है? अरे हाँ नहीं सर, ये सच में अब क्या बोलूं मैं। हाँ हाँ, दक्ष अग्रवाल तेरे को बनाने को मैं ही मिला आज। हाँ, अपने आप यस नो तेरे बिहाफ पे लिख के भेज देता है। चैटिंग जानी गई और थी, चली गई और गई। प्रॉब्लम ये है। ठीक है। तो वही दिक्कत लैपटॉप की वही है सर। हाँ, तू तो पाक साफ आदमी है, पाक साफ। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तीसरा है मर्जर ऑफ राइट्स। दिमाग है ना यहाँ रखो, चैटिंग में मत रखो, तब तो समझ में आएगा। नहीं तो ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। कंप्यूटर भी पढ़ लेता है ऑटोमेटिक, यस नो जवाब दे देता है। एआई वाला कंप्यूटर होगा रे।
ठीक है, मर्जर ऑफ राइट्स। देखो, जब पार्टीज के बीच में ऑलरेडी कोई राइट था, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेम पार्टीज के बीच में, जो कि इन्हीं पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके बड़ा राइट है, बिगर राइट है, तो जो स्मॉलर राइट है वो बड़े राइट में मर्ज हो जाता है और खत्म हो जाता है। सर क्या बोल रहे हो कि एग्जांपल से समझाओ कि सर ऐसे भी। मान लो हमारा एंसल फर्नांडीज है, ठीक है सर, एंसल ने खूब मेहनत करी और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ओके सर, एंसल ने मिस्टर राम से, एंसल ऐसी कहानियों में बातों में नहीं बनते हैं, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। तो एंसल ने मिस्टर राम से, उनका ऑफिस जो था वो टाउन साइड में था, कौन सा, नरीमन पॉइंट साइड में, यस सर। तो इसका ड्रीम था एंसल का कि मैं तो नरीमन पॉइंट पे ऑफिस खोलूंगा अपना। तो वहां गया मिस्टर राम से, उनका एक छोटा सा ऑफिस था एक बिल्डिंग में, मेकर चैम्बर्स 3 करके। तो मेकर चैम्बर्स 3 में जाके नरीमन पॉइंट पे उनका ऑफिस ले लिया 1 लाख रुपए महीने के किराए पे। ठीक है, छोटा सा 1 रूम ऑफिस था। ओके सर, ले लिया साहब, ठीक है। 3 साल बीत गए, 5 साल का एग्रीमेंट था एंसल और मिस्टर राम के बीच में। 5 इयर्स का एग्रीमेंट था कि ये 5 साल के लिए एग्रीमेंट है और ये रेंट ऐसे ऐसे देता रहेगा 5 साल के लिए। ओके सर, 3 साल बीत गए और एंसल का काम, एंसल की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल गई कि उसने खूब पैसा जोड़ लिया। तो उसने मिस्टर राम से बोला, मिस्टर राम क्या आप ये ऑफिस मुझे बेचेंगे? तो मिस्टर राम ने बोला, हाँ यार, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं आपको बेच देता हूँ, आप मुझे एक मुश्त पैसा दे दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो एंसल और मिस्टर राम के बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना जहां पर एंसल ने उनको 5 करोड़ रुपीस दिए और मिस्टर राम ने उनको वो ऑफिस बेच दिया। ठीक है सर, ये सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना। सर ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये सेम पार्टीज के बीच में ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उस ऑफिस को लेके। तो इसमें ये जो इंफीरियर राइट वाला है ना, रिगार्डिंग द सेम ऑफिस किराए पे लिया था, इट विल गेट ऑटोमेटिकली मर्ज इनटू द सुपीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अभी ऑटोमेटिकली खत्म हुआ हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, 3 साल ही हुए थे, 5 साल के लिए किराए पे लिया था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज होके बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म मान लिया जाएगा। आ गया समझ में? मर्जर ऑफ राइट्स, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट्स इनटू सुपीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ ले भाई। When an inferior right accruing to a party in a contract merges into a superior right accruing to the same party, then the contract conferring inferior right is discharged. Example: A took a land on lease from B. Subsequently, A purchases that land. A becomes owner of the land and ownership rights being superior to the rights of a leasee. The earlier contract of lease stands terminated. ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, मितुष मोदी बोलिए। सर मानो कि वो रेंट, पहले रेंट पे रह रहा था और उसने एडवांस में दे दिया थोड़ा रेंट। फॉर एग्जाम्पल, वो पता है, बस हाइपोथेटिकली उसने 1 साल की जगह 2 साल का शायद रेंट दे दिया, ऐसा पॉसिबल है नहीं पता नहीं, बट ऐसा उसने दे दिया एडवांस में। और उसके बाद उसने वही खरीद लिया, तो फिर अब वो अगले साल का रेंट भी उसने पे कर दिया, तो ही इज एंटाइटल्ड टू इट गेट इट डिपेंड, बैक और नो। जैसे तू हाइपोथेटिकली बोल रहा है ना कि सर मान लो, वैसे ही मैं भी हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि अपना 1 साल का एडवांस दिया हुआ रेंट है ना वो एडजस्ट नहीं कराए, और या फिर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है खरीदने की जिसके सामने 1 साल का रेंट जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। क्या उन्होंने यहाँ से एडवांस में मिले हुए पैसे को टोटल पेमेंट में एडजस्ट किया, या इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि अपने को तो ये ऑफिस चाहिए एनी हाउ, 1 साल की बात करके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना चाहता हूँ मैं या खराब नहीं करना चाहता, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया ये उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहा है? मतलब ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है ना कि उसे वो रिसीव करेगा ये जो उसने एक्स्ट्रा भाई लिया। कॉन्ट्रैक्चुअल बात जो है, कॉन्ट्रैक्ट क्या था उनके बीच में उस पर डिपेंड करे। ठीक है, नाउ हाई, हाउ कैन आई और यू टेल की है ना, जब तक बात ही नहीं की तब तक कैसे अपन वो करें? ठीक है,
मतलब देर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस पॉइंट थिंग. नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन. हाँ सुहान गोयल बोलिए, क्या हुआ? सर आपने जो वो एग्जाम्पल दिया ना वो तो जो पहले ही लिया था वो उसमें वो लाइबिलिटी वो हो रही है तो वो नोवेशन का एग्जाम्पल हुआ ना ये या ऑल्टरेशन का. नोवेशन में क्या होता है बताओ? मतलब वो ऐसा भी हो सकता है ना पार्टी सेम है तो इधर पार्टी सेम है और वो हाँ नया कॉन्ट्रैक्ट से वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल, नोवेशन में दो चीज होती है, या तो एक पार्टी नहीं आ जाए, एक पुरानी चल रही है, एक नहीं आ जाए और उस उन दोनों के बीच में सेम कॉन्ट्रैक्ट रह जाए. ये तो अपना केस नहीं है. अपना केस सेकंड वाला है जहां पर पार्टीज तो सेम थी लेकिन उनके बीच में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटके नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया. तो ये नोवेशन में काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट. एक बार पढ़ लो फिर समझाते हैं भाई, ये वाला पॉइंट पढ़ना. Where any party makes any material alteration to the terms of contract without the consent of the other party, the contract terminates. Material alteration changes the legal identity or the character of the contract or alters the right and liabilities of the parties. अच्छा, ऐसा हुआ था कि हमारे कनव ने एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया देवांश को, जहां पर दोनों के बीच में ये था कि 5,000 रुपए जो हैं वो इसके थ्रू पे होंगे. ओके सर. देवांश ने क्या किया, एक बस थोड़ा सा एक जीरो बढ़ा दिया है अपनी. दोनों की कंसेंट होनी चाहिए ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रहा है तो दोनों की कंसेंट. अब अकेले दम पे बस खुद ने एक जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर 50,000 रुपए बना दिए. सर, Kanav would be responsible to pay only rupees 5,000, not an amount of 50,000. This contract get discharged by material alteration without the consent of both the parties. This is very material thing. बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो. मटीरियल ऑल्टरेशन विदाउट एनी कंसेंट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रहा है ये समझ लो, क्या एक पार्टी खुद की अकेले की मर्जी से कर सकती है या दोनों को उस पर कंसेंट करना पड़ेगा? सर दोनों को करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट. तो यदि कोई पार्टी मटीरियल ऑल्टरेशन करती है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. पुराना वाला ही पूरा करना पड़ेगा. ठीक है, देवान समझ में आ रहा है? ठीक है. मैं कहा ऐसी स्टाइल से कैसे बैठा है? चलो आ जाओ देवांश जी, हमको आपकी सुंदर टांगे देखने का कोई शौक नहीं, थोड़ा नीचे रखो उनको. आ जाओ नेक्स्ट. फिफ्थ है, when the rights and liabilities vest in the same person. When the rights and liabilities of a contract vest in the same person, the contract is discharged. कैसे? अपन ने ये पढ़ा है यार, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें अपन ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए. एक पार्टी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती, कम से कम 2 अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए. ओके सर. अब किस्सा कुछ ऐसा है कि हमारे श्रुति खरतड़े ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया बना के ऋचा जी को. ओके, ऋचा जी ने वही प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स कर दिया किसको? दिशी को. दिशी ने वही प्रॉमिसरी नोट जो है वो स्वीया कर्नावट को एंडोर्स कर दिया, मतलब पीछे नाम लिख के दे दिया कि मेरे को तेरे को पेमेंट करना था तो तू करवा लेना, मैं तेरे को दे देती हूँ. ठीक है सर. दिशी को भी पेमेंट करना था स्वीया कर्नावट को, तो इसने पीछे स्वीया, उसी प्रॉमिसरी नोट के पीछे स्वीया कर्नावट का नाम लिख के एंडोर्स करके उसको दे दिया. स्वीया कर्नावट ने को कुछ पेमेंट करना था श्रुति खरतड़े को. ठीक है सर. अब सिचुएशन देखो, सर्कल कुछ ऐसा बना कि सर पेमेंट करने वाला भी श्रुति खरतड़े हो गई और पेमेंट रिसीव करने वाला भी अल्टीमेटली श्रुति खरतड़ी हो गई. ठीक है सर. तो सर क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब रह गया है जब पेमेंट भी उसी को करना है और रिसीव भी उसी को करना है? नहीं सर, फिर अब कोई मतलब नहीं है. द राइट्स एंड लाइबिलिटीज
vests in the same person. So the contract get discharged by operation of law. यही example है. A bill of exchange which was accepted by A reaches A's hand after being negotiated and endorsed through 4 other parties. The contract is discharged. ठीक है भाई. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के 5 तरीके पता पड़ गए. यस सर. तो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पे यदि अलग हर पॉइंट पे ये जो ऊपर अपन ने डिस्चार्ज के अलग अलग तरीके हैं ना, हर पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. सो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन, स्टेट द वेरियस मेथड्स थ्रू व्हिच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो अपने को ये पांचों मेथड्स डिस्कस करने हैं. विदुष मोदी बोलिए क्या हो गया. और लास्ट पॉइंट नहीं समझ रहा. लास्ट पॉइंट क्या नहीं समझ रहा. वो एग्जांपल नहीं समझ रहा, क्या मतलब हो क्या रहा है. हो क्या रहा है. चक्कर इन नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है कि सर हमारे मिदुष मोदी साहब ने एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया. मिदुष मोदी ने, एम स्क्वायर ने एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया किसको, दक्ष अग्रवाल को. आई प्रॉमिस टू पे द यू और द बियरर ₹5,000. जो भी मुझे ये प्रेजेंट करेगा मैं उसको 5,000 रुपए देने का वादा करता हूँ 1 महीने बाद. ओके सर. दक्ष अग्रवाल को पेमेंट करना था सुहान गोयल को, तो उसने सुहान गोयल उस प्रॉमिसरी नोट को एंडोर्स कर दिया. एंडोर्स करने का मतलब है कि पीछे नाम लिख दिया सुहान गोयल का कि सुहान गोयल को मैं अपनी जगह ऑथराइज करता हूँ ये पैसा मिदुष से लेने के लिए. और वहां साइन कर दिए किसने, दक्ष अग्रवाल ने, कि हाँ मेरी अथॉरिटी है, मैंने ही किया इसको एंडोर्स. सुहान गोयल को पेमेंट सुहान गोयल को पेमेंट करना था आगे किसको, एंसेल फर्नांडीज को. तो उसने भी यहाँ पर उसका एंसेल फर्नांडीज का नाम लिखा और खुद ने साइन सील जो भी लगाने थे वो लगा दिए. एंसेल फर्नांडीज को पेमेंट करना था देवांश को, उसने भी पीछे इसका नाम एंडोर्स करके वहां साइन कर दिए एंसेल ने. और देवांश को वापस बाय लक और चांस मिदुष मोदी को ही पेमेंट करना था, तो उसने ये सेम प्रॉमिसरी नोट ले जाके मिदुष मोदी को दे दिया. अब देखो पेमेंट कौन करने वाला था, मिदुष मोदी. पेमेंट जिसको रिसीव होना था वो भी अल्टीमेटली कौन हो गया, कि मिदुष मोदी. ठीक है. तो सर अब इसका कोई मतलब रह गया क्या, देने की ड्यूटी भी इसकी हो गई और लेने का राइट भी इसका हो गया अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अल्टीमेटली सिचुएशन वाइज सर्कल ऐसा बना. ठीक है. सो व्हेन द राइट्स भी लेने का भी उसका हो गया और लाइबिलिटीज देने की भी इसकी हो गई, खुद ही देना है और खुद को ही देना है, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब है. तो सही में ऐसे करेगा क्या मिदुष, ये मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और ये मैंने अपनी जेब में वापस 5,000 रुपए डाले, मेरा प्रॉमिस पूरा करेगा क्या, नहीं करेगा. So when the rights and liabilities vest in the same person, the contract gets discharged by operation of law because at least 2 different parties are required for the contract. Got the point? मोदी साहब. Yes sir. हाँ सर. हाँ okay. मोदी साहब हाँ सर. क्या चल रहा है जीवन में. बस सर पढ़ाई, आप बताओ. बस ऐसे ऐसे जुल्फों में आप हाथ फिराते जा रहे हैं जैसे पता नहीं बात ही क्या हो रही हो. ठीक है चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं. डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. देखो जी, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी काम का करने का वर्णन किया गया है और आप उसे इम्पॉसिबल है वो काम करना, तो फिर वो खत्म हो जाएगा ना, कोई मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं सर. इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है, अपन ने पढ़ा हुआ है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि उस काम को करना इम्पॉसिबल है. कि सर एक तो होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही वो काम करना इम्पॉसिबल था, तो वो तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही इम्पॉसिबल था वो काम करना, आसमान से 4 सितारे तोड़ के लाना, या फिर डूबे हुए शिप, पता नहीं था कि शिप डूब चुका है, रात को 8 बजे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसका माल बेचने का, पता ही नहीं था शाम को 6 बजे शिप डूब चुका है. तो सर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय शुरुआत से इनिशियल से ही इम्पॉसिबिलिटी थी, तो सर वो क्या बन जाता है, वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है. और यदि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट बना है तब तक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, शिप जिंदा था, शिप डूबा नहीं था. ठीक है सर. रात के 8 बजे कॉन्ट्रैक्ट बनाया माल बेचने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में रात को 10 बजे शिप डूब रहा है,
तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई या नहीं हो गई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सब्सिक्वेंटली? यस सर, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, void agreement. Subsequent impossibility of performance yields void contract. The valid contract gets converted into void contract. Got the point? बोलिए हाँ या ना? ये तो हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है। तो सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, void agreement, void contract। ठीक है सर। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में यदि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से पूछ ले तो घबराना मत, वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की ही बात करी जा रही है। अरे दक्ष अग्रवाल, हाँ सर। क्या हुआ, कंप्यूटर सही हो गया क्या तेरा? हाँ सर। हाँ यार, मेरे को भी बताना कौन सा मॉडल में है कि मैं भी ऐसा एक लैपटॉप लूंगा, ठीक है, जो ऑटोमेटिक नहीं जवाब सर, देता रहे। न्यूसेंस है सर। है न्यूज नहीं, अब तो लेना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करिए। Discharge by impossibility of performance. Contract is discharged when it becomes impossible to perform. Impossibility may be of two types. First, initial impossibility. When parties agree upon doing something which is impossible to perform, it is void, whether the fact of impossibility were known or not at the time of making contract. चाहे When only चाहे वो फैक्ट नोन था। देखो कई बार एक पार्टी क्या है, ब्लफ मारती है, उसको पता होता है कि ये काम करना पॉसिबल नहीं है, तो भी वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना के आ जाती है। ठीक है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि वो वॉइड एग्रीमेंट है या नहीं है शुरुआत से? नहीं सर। चाहे पार्टी किसी भी पार्टी की नॉलेज में था या नहीं था, इससे वॉइड एग्रीमेंट बनने पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। हाँ, कि जिस पार्टी ने ब्लफ खेला ना, जिसने गलत काम किया ना, वो डैमेजेस पे करने का, फिर यहाँ पर आगे अपन पढ़ेंगे इस बात को कि किसी की नॉलेज में था फिर भी उसने गलत एग्रीमेंट बनाया, तो दूसरी पार्टी उससे मतलब कुछ ना कुछ जरूर वसूलेगी, वो आगे पढ़ेंगे। सो वेदर द इम्पॉसिबिलिटी, फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी वर नोन और नॉट, उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि वो एग्रीमेंट वॉइड था। ठीक है, यहाँ लिख लेना, शुरुआत से इम्पॉसिबल यानी कि शुरुआत से गलत एग्रीमेंट यानी कि वॉइड एग्रीमेंट, और यहाँ लिख लेना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ भाई। When only promisor knows about the impossibility, in such case, promisor can claim compensation for damages for any loss suffered due to the non-performance. देख लो, जो पॉइंट मैंने बोला था ना, आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लाइन में ही आ गया। व्हेन ओनली प्रॉमिसर नो, जो प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं आपको 10 कंटेनर दे दूंगा, पता है शिप डूबा हुआ है, तो भी ऐसा प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, व्हेन ओनली प्रॉमिसर नो अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, इन सच केस, प्रॉमिसी को बाद में पता पड़ता है कि इसने तो मेरे को फुद्दू बढ़ा दिया, इसने मेरे साथ में गलत एग्रीमेंट कर दिया। When only promisor know about impossibility, in such case, promisee can claim compensation for damages for any loss suffered due to non-performance। कि सर तुमको पता था कि ये नहीं कर सकते, तो भी तुमने मेरे साथ में एग्रीमेंट बनाया, इसके और एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो कभी होना ही नहीं था, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस था, तो इस कारण मेरे को जो लॉस हुआ है ना, वो तुमसे मैं जरूर आई विल वसूलोफाई। ठीक है, कंपनसेशन डिमांड किया जाएगा। हाँ, यदि एक्स को भी पता नहीं था वाई के साथ में 8 बजे एग्रीमेंट बनाते समय कि 6 बजे तो शिप ऑलरेडी डूब चुका है, पता नहीं था और बना दिया, तब तो कोई एक्स वाई से या वाई एक्स से कुछ नहीं वसूल पाएगा। पता था कि शिप डूबा हुआ है तो भी किया, तो फिर अब वाई एक्स से जो भी लॉस हुआ है इस गलती के कारण, डैमेज हुआ है, वो सब वसूल सकता है। ठीक है भाई, एक बार एक काम कीजिए कि सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए।